बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की जानिब से अमेरिका में हायर की गई लॉबी फर्म ने हाथ खड़े कर दिए। हुकूमत की जानिब से ट्रंप की बहू से राबता करने की कोशिश, लारा ट्रंप ने फोन ना उठाया। जुनैद सलीम के इंकशाफात। सीनियर सहाफी जुनैद सलीम ने इन चीजों का जिक्र किया है कि हुकूमत ने लॉबिंग फर्म हायर की कि किसी तरह से अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है अमेरिका में, अब हमने उनके वेंटिलेटर भी लेने हैं, उनको भी आका बनाना है और उनके जरिए भी हमने आशीर्वाद देनी है कि हम इसी तरह से पाकिस्तान में जुल्म सितम जारी रखेंगे, आपको हम सर्व करते रहेंगे, आपने हमसे कुछ नहीं पूछना। इंसानी हुकूक के हवाले से भी कोई बात हो, किसी बारे में भी आप हमसे ना पूछिएगा, हम आपके नौकर बन के रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से तो जनाब फोन ही नहीं उठाया गया और इन्होंने अपने वीलॉग में इसकी सारी तफसील बताई है कि लारा ट्रंप ने फोन ही नहीं उठाया, लॉबिंग फर्म ने भी हाथ खड़े कर दिए। बाकी उन्होंने तस्करा किया खान पर बगावत केस बनने से पहले ही खत्म फजल रहमान को खान का मुतबादिल बनाने की कोशिश, सवाल उन्होंने उठाया इस पर कि मौलाना साहब जो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये अजीब बात है कि हुकूमत ने कोशिश ये की है कि फर्म हायर करके और इमरान खान का या पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों का मुकाबला किया जा सके। उसकी वजह यह है कि हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा इन पर दबाव है। अपने लोगों पर, अपने पाकिस्तानियों पर जो यहां पर हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, उनके तो घरों में भी घुसा जा सकता है, उनको हिरासा किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, लापता किया जा सकता है, मुकदमे बनाए जा सकते हैं, अदालतें भी कंट्रोल की जा सकती हैं, इदारे हमारे पास हैं, पुलिस है, दीगर इदारे हैं जिनसे उन लोगों को डराएंगे, कंट्रोल करेंगे, पकड़ेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा। उनके यहां पर रिश्तेदारों को तंग किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही। वहां पर वो लेटर्स लिखते हैं, अपनी हुकूमतों पर प्रेशर डालते हैं, अपने लोगों पर प्रेशर डालते हैं। वहां कभी करारदाद आ रही है, कनाडा में कभी तकरीरें हो रही हैं, कभी बरतानिया के वजीर खारजा का खत सामने आ रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया में आवाज उठ रही है, कभी यूरोप के ममालिक में आवाज उठ रही है, कभी यूरोपीय यूनियन की सफीर पाकिस्तान में मौजूद है तो वो कहती है कि मतुल्ला जान कहां है, साफियों को क्यों उठाया जा रहा है, वो इस पर सवाल कर देती है। तो इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उसका काम यह था कि फिर हम लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, वहां लॉबी करते हैं और उसके जरिए हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वो भी मामला खराब हो गया है, मुंह की खानी पड़ी है। दूसरी तरफ जनाब यहां पर पाकिस्तान में अलग से कोशिशें हो रही हैं। फवाद चौधरी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी देखकर लगता है कि इनको गलत ब्रीफिंग दी जा रही है। इमरान खान इतना बड़ा खौफ बन चुका है कि वो ये समझते हैं कि ये जिन बोतल से निकल आया तो इसे संभालना नामुमकिन होगा। इमरान खान के खौफ ने पाकिस्तान के अदालती और सियासी निजाम को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। यानी ये सारे फैसले खौफ में हो रहे हैं। हर जो शख्स बैठा है, जहां बैठा है, वो इमरान खान के खौफ में मुबतला है कि ये तो जेल के अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा, बाहर आएगा तो क्या करेगा, और उस चक्कर में हर चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। एक तरफ ये बातें भी हो रही हैं कि ये जो भी मुज़ाकरात की बात हो रही है या हुकूमत कह रही है हम कमेटी बना रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम आपके बंदे छोड़ देंगे, ये सब कुछ कर देंगे, पस पर्दा और भी इस्टेब्लिशमेंट से भी चीजें चल रही हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि टेम्परेचर डाउन किया जाए और इस हुकूमत के खिलाफ जो नफरत है लोगों में और जिस तरह से एक मोमेंटम बन रहा है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, लोग तंग आते चले जा रहे हैं, उससे एक डाइवर्ट किया जा सके। जो कुछ डी चौक में हुआ है उससे लोगों को डाइवर्ट किया जा सके, उनको थोड़ा सा ठंडा किया जा सके कि देखें बातचीत चल रही है, ये एक दफा फिर उलझाना है सिर्फ बातचीत में, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। और फवाद चौधरी भी शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका तो ये ख्याल है, उनकी बात से लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी तैयार नहीं है कि जी कोई इमरान खान को किसी तरह से कोई रास्ता दिया जाए, क्योंकि वो एक खौफ में मुबतला है कि जी अगर ये बाहर आ गया तो क्या करेगा, तो जेल में भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, अच्छा ये जब भी आईनी बेंच का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो मुझे इसलिए हंसी आ जाती है कि ये आईनी बेंच है और बाकी बेंच क्या है, तो गैर आईनी है, तो इसलिए अब ये टर्म नहीं है, निकल आई है, क्या करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत को उलझन में डाल दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बोले हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस लिया तो बानी पीटीआई को यहां पेश भी करना पड़ेगा, इस हवाले से हिदायत ले लें। और उन्होंने ये भी कहा कि जी हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, देख लें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है, तो वरना एक और रास्ता निकल आएगा कि जी इमरान खान को यहां लाए, वो ये कैसे ले आएंगे।
یہ بڑی دلچسپ بات ہے, پوری ڈیٹیل ہے اس میں, یہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے جو جواب دیا ہے نیب عدالت میں بڑا طویل ہے, ایک ایک چیز انہوں نے کھول کر رکھ دی ہے, اپنا موقف بھی بتایا ہے. مجھے سیاست سے روکنے کے لیے سزائیں سنائی گئیں, یعنی بتایا گیا, پوچھا گیا کہ جی آپ کو کیوں سزائیں سنائی گئیں, آپ کے پاس گواہ, آپ کے خلاف گواہ کیوں آئے ہیں, سب کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے سارا قصہ کھول کے رکھ دیا ہے. FBI نوٹیفیکیشن واپس, بیرون ملک سے آنے والوں کو ایک سے زائد موبائل لانے کی اجازت مل گئی ہے جی. یہ اوورسیز جو باہر ہیں یا باہر سے آ رہے ہیں جو لوگ پاکستانی, ان کے لیے ایک خبر آئی ہے. عمران خان کی 9 مئی کی جوڈیشل تحقیقات کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے. یہ بڑا اہم ہے, اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, چیزیں سامنے آتی ہیں یا نہیں آتی, کوئی وہاں پر CCTV فوٹیج جو کچھ بھی ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے نہیں لایا جاتا, یا بس یہ سماعت ہوگی اور اس کے بعد کہانی ختم ہوگی, یا آگے جا کر دیکھنا ہوگا. بہرحال فی الحال سماعت جو ہے یہ اس حد تک منظوری درخواست کے اس کی سماعت ہوگی. توہین عدالت کیس, اگر عمران خان کو نوٹس کیا تو عدالت میں پیش بھی کرنا ہوگا. عدالت کا حکومتی وکیل سے مکالمہ, اور جب یہ مکالمہ ہوا تو پھر سرکاری وکیل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے حکومت کے چراغوں میں روشنی نہ رہی کہ عمران خان کو پیش کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا. سول نافرمانی کی کال, ملک دشمنی ہے, اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے وزیر اعظم. ویسے چڑھائی تو انہوں نے خود کی ہے اسلام آباد پر, 8 فروری کے الیکشنز میں لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور انہوں نے چڑھائی کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا, تو چڑھائی تو یہ کر چکے ہیں. سول نافرمانی, آئین کی خلاف ورزی خود کر چکے ہیں, الیکشنز کروائے نہیں انہوں نے وقت پر آئین کے مطابق. پھر یہ بھی سول نافرمانی جو کہہ رہے ہیں جی ملک دشمنی ہے, اس سے زیادہ ملک دشمنی انہوں نے جو معاشی ملک دشمنی کی ہے, عدم استحکام پیدا کر کے, لوگوں کو ڈرا کر, جو معیشت کا پہیہ جام کر کے 70% کام بند ہو گیا ہے آئی ٹی سے, انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ, تو وہ ملک دشمنی نہیں ہے. معیشت تباہ کر دی, برباد کر دی, اوپر سے جھوٹ کے جی ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی, وہ ملک دشمنی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے ڈیٹیل, یہ ایکسپریس نے پوری ڈیٹیل چھاپی ہے, ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. مجھے سیاست سے روکنے کے لیے سزائیں سنائی گئیں, مجھ پر سائفر کیس کا بھی مقدمہ چلایا گیا. القادر ٹرسٹ کیس سیاسی طور پر نشانہ بنانے کی ایک کلاسیکل مثال ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے احتساب عدالت کو بتایا کہ انہیں اور ان کے خاندان کے افراد کو محض دباؤ ڈالنے اور سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے سزائیں سنائی گئیں, کیونکہ ان کی سیاسی جماعت سیاسی حریفوں کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی اور ہماری جماعت نے ان کے دور حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا. 10 اپریل 2022 کو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی سازش کے نتیجے میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں, سیاستدانوں, بیوروکریٹس, پولیس حکام, ضلعی انتظامیہ, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ساتھ ملایا اور لندن پلان کی تکمیل کے لیے پاکستانی عوام کی خواہشات کے برخلاف کام شروع کر دیا. عمران خان نے کہا, اسٹیبلشمنٹ میری مقبولیت سے خوفزدہ ہے. میں نے نظام کی تبدیلی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر ملک گیر پرامن تحریک شروع کی تو مجھ پر, میرے خاندان, میرے رشتہ داروں, میری پارٹی کے کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنا شروع کر دیے گئے اور نام نہاد جمہوریت پسندوں کے ذریعے فاشزم کا دور کا آغاز ہوا. لندن پلان کو آگے بڑھانے کے لیے, میری سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے 9 مئی 2023 کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا. پارٹی ارکان کو مجبور کیا گیا, دھمکیاں دی گئیں, اغوا کیا گیا, غیر انسانی تشدد کیا گیا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور خواتین کارکنوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا اور جیلوں میں ڈال دیا. نیب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیس ان کے خلاف کیوں بنا اور پروسیکیوشن کے گواہان نے ان کے خلاف کیوں بیان دیے. تو عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا, میرے ساتھ کھڑے سیاسی لوگوں کو 9 مئی کے جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کے بعد جیلوں میں ڈالا گیا. عمران خان سے 79 سوالات کیے گئے. عمران خان نے جواب تیار کیا ہے جس میں کہا ہے کہ نیب حکام کی جانب سے ان پر اور ان کی اہلیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے میں جلد بازی کی گئی. مکمل کینوس کے بغیر ہم پر اکیلے مقدمہ چلانا غیر منصفانہ, غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہے. القادر یونیورسٹی نہ تو کوئی گوسٹ پروجیکٹ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی غبن, اختیار کا غلط استعمال, نہ جائز فائدہ یا معمولی نوعیت کا ذاتی فائدہ مجھے یا میری اہلیہ کو حاصل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ نیب کی CIT ٹیم نے اس پروجیکٹ کا دورہ کیا اور اسے ممتاز فیکلٹی ممبران کے ذریعے کیمپس میں طلبہ کو علم فراہم کرنے میں بہت زیادہ فعال پایا. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ میں معاشرے کی بہتری کے لیے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا ہوں. شوکت خانم ٹرسٹ اسپتال اور نمل یونیورسٹی اس کی 2 مثالیں ہیں. یہ دونوں پروجیکٹ آزادانہ کام کر رہے ہیں اور ان پر کسی بھی طرح انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. عمران خان کو مزید کہنا ہے کہ جو شواہد ریکارڈ پر آئے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فوری ریفرنس سیاسی مخالفین کی ہدایت پر دائر کیا گیا تھا تاکہ ہماری اذیت اور قید کو طول دیا جا سکے.
शवाहिद साबित करते हैं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के शहरियों की बेहतरी के लिए दूर दराज इलाकों के पसमानदा अफराद के लिए एक अजीम मकसद के तौर पर तश्कील दिया गया है। इस्तग़ासा मुकम्मल तौर पर हमारे जुर्म को साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका। इससे कबल मुझ पर तोशाखाना के तहफ़ का मुकदमा चल चुका। हम दोनों पर एक साथ इद्दत के दौरान शादी का मुकदमा चला। 9 मई के मामले पर लाहौर और रावलपिंडी में मुकदमा चलाए। मुझ पर रेफरेंस केस का भी मुकदमा चलाया। अलकादिर ट्रस्ट केस सियासी तौर पर निशाना बनाने की एक क्लासिकल मिसाल है। इसमें एक ट्रस्ट को दिए गए अतिये को जाती फायदा करार दिया गया, हालांकि इसमें पाकिस्तान के पसमानदा इलाके में ट्रस्ट यूनिवर्सिटी कायम की गई। मेरे किसी अमल से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बयान में कहा गया कि इस ट्रस्ट से मैंने, मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदारों और करीबी अजीजों ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जुल्फकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस पर सुनाए गए फैसले में सियासी निशाना बनाने के जिन अनासिर की निशानदेही की, वो अनासिर इस केस में भी मौजूद हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं इस केस से बरी हूं। इन्होंने कहा रियासत पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई मुआहदा मौजूद नहीं। 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक इजाफी एजेंडा आइटम काबीना के सामने रखा गया। कहा गया कि रकम कभी बरतानिया में जब्त नहीं हुई, बल्कि फरीकैन के दरमियान अदालत से बाहर तस्वीर के मुआहदे की वजह से पाकिस्तान आई। परवेज खटक ने 1 दिहाई से ज्यादा मेरी सियासी जमात पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत की है। इन्हें मेरी पार्टी ने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला मुंतखब कराया। इन्हें 2018 में वफाकी काबीना में वज़ीर दिफा का कलमदान सौंपा। मेरे साथ खड़े तमाम सियासी लोगों को जेलों में डाला गया और 9 मई के बाद मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई और परवेज खटक को रिहा कर दिया गया, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुसलसल राबते में रहने की वजह से मेरे खिलाफ झूठा बयान देने को तैयार थे। इन्होंने मुर्खा 13 दिसंबर 2019 की मीटिंग के मिनट्स में कोई इख्तलाफी नोट पास किया और एक तवील अरसे तक खामोश रहा, और इसका ऐसा तर्ज-ए-अमल इन्हें बिल्कुल भी नाकाबिल इत्मीनान बनाता है। इमरान खान के बयान में मजीद कहा गया कि यह रकम बैरून मुल्क से निजी अफराद ने मुंतकिल की थी। निजी अफराद और NCA के दरमियान, यानी मलिक रियाज, उनकी फैमिली और NCA के दरमियान अदालत से बाहर तस्वीर के नतीजे में रकम को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किया गया था। रियासत पाकिस्तान इस मुआहदे की फरीक नहीं थी। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ NCA और प्राइवेट अफराद से यह अहद किया कि अदालत से बाहर सेटलमेंट मुआहदे के मवाद को खुफिया रखा जाएगा, वरना वो फिर पैसे पाकिस्तान ही ना आते। इन्होंने कहा मज़कूरा ट्रांजैक्शन विफाकी हुकूमत की मुतअद्दिद वज़ारतों और स्टेट बैंक के इल्म में थी। हाजिर सर्विस डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी डॉक्टर इनायत हुसैन ने इस हकीकत का इतराफ किया कि स्टेट बैंक इन ट्रांजैक्शन से बखूबी वाकिफ है। मेरी अहला को इस केस में झूठा फंसाया गया ताकि मेरे सियासी हरीफों की ख्वाहिश पर इसको स्कोर बराबर किया जा सके और मरियम नवाज शरीफ की नाराजगी दूर की जा सके, जिसे नैब ने मेरे दौर में करप्शन के इल्जाम में एमनफील्ड फ्लैट्स के बेनिफिशियल मालिक होने की वजह से सजा सुनाई थी। मिस्टर यासिर रहमान जो इस केस के पहले इंक्वायरी अफसर थे, इनका भी मौकिफ था कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत केस आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए यासिर रहमान के तबादले का बहाना बनाकर इस केस के इंक्वायरी अफसर को तब्दील कर दिया गया। वैसे तो नैब से चेयरमैन ने भी इस्तीफा दिया था, फिर कोई उनके प्रोसिक्यूटर वगैरह छोड़कर जाते रहे कि केस ही नहीं बनता, लेकिन फिर बनाने वालों ने तो बनाना था, फिर लोग मिल जाते हैं, केस बना दिए जाते हैं और उसके बाद फिर हमने देखा है केस फारिग भी हो जाते हैं और ऐसे से फारिग होते हैं कि फिर उनका जिक्र भी नहीं होता। आज इद्दत इस केस का कोई जिक्र भी नहीं करता। बहरहाल ये इमरान खान की पूरी स्टेटमेंट थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।